देखो, अभी हमारा चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन ही चल रहा था। उसमें मैंने आपको पैरेललोग्राम बता दिया था। अब उसके बाद फिर हमारा सेकेंड क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में देखो हमारा क्या है कि हम अगर हमें वर्टिसेस दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हम रेक्टेंगल कैसे बताएंगे कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल हमें प्रूव करने के लिए अब ये देखो यहाँ पे ये ए आ गया, ये बी, ये सी और ये क्या हो गया, हमारा डी बन गया। ये हमारा क्या रेक्टेंगल कब होगा, जब हमारा क्या होगा, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए बी इक्वल टू क्या होगा, हमारा डी सी। ए डी इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। तो इसको हम बी ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल दिखाने के लिए आपको ए डी सॉरी ए बी इक्वल टू आपको दिखाना पड़ेगा डी सी, और ए डी इक्वल टू आपको क्या दिखाना पड़ेगा, बी सी। और ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। जब ये आपका मतलब अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल हो और डायगोनल्स आपके यहाँ पे क्या है, डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। जब ये तीनों के तीनों हमारे सेम होंगे, इक्वल होंगे, तब जाके ये हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। उसके बाद थर्ड हमारा क्या है, रोम्बस है। थर्ड हमारा क्या है, रोम्बस। रोम्बस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज हमारा क्या होता है, इस तरीके का होता है। इसमें हमारी क्या होती है, ऑल साइड्स हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। इसको हम ए लिखेंगे, इसको बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे इक्वल नहीं होते। तो इसमें आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। तो ये चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। और जो हमारे डायगोनल्स होते हैं, ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। फोर्थ हमारा क्या है, स्क्वायर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। ए बी सी डी। इसका जो ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। ऑल साइड्स आर इक्वल होनी चाहिए। ए सी इक्वल्स टू बी डी भी होना चाहिए। तब जाके हमारा क्या बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा। तो इसमें चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल भी इक्वल होने, तब जाके स्क्वायर होगा। इसमें चारों साइड तो इक्वल होती है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो ये हमारा क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। इसके बाद मैं आपको ट्रायंगल्स के बारे में बता रहा हूँ कि ट्रायंगल अगर प्रूव करने के लिए आ जाए तो आप क्या करोगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार। तो पहला हमारा क्या आ जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे इसके नाम से लग रहा है कि समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ए बी सी, इसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए। जब ये सभी साइडें इक्वल होंगी तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या, इक्वल ट्रायंगल है। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स
आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आपको इसके नाम से लग रहा होगा जिसकी कोई दो साइड इक्वल हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, ये ए ले लो, इसको बी, इसको सी, यहाँ पे ये ए बी इक्वल्स टू ए सी हमारी इक्वल है, और ये जो थर्ड साइड है बी सी इक्वल नहीं है, तो इसमें आपको ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि आपकी यही दो साइड इक्वल हो सकता है आपकी ये दोनों साइड इक्वल हो सकता है आपकी ये दोनों साइड इक्वल हो, मतलब कोई दो साइड इक्वल होंगी तब जाके हम क्या कहेंगे, इसको आइसोसेल ट्रायंगल बोलेंगे। तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि सभी साइडें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है, कोई भी दूसरे की इक्वल नहीं होती, तो वो हमारा क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे ए ले लें, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है। तो ए बी बी सी के इक्वल नहीं है, ना ही ए सी के इक्वल है, मतलब तीनों की तीनों डिफरेंट हैं, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा जिसे स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आपको पता ही है कि ए बी सी ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर बेस होता है, तो इसमें क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम हमारी अप्लाई होती है। अगर एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या यहाँ पे आप देते हो कि ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, अगर इस तरीके से ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है और वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो सेटिस्फाई होगी तभी हम कहेंगे कि ये हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। या आप ये कह सकते हो कि किसी एक साइड का स्क्वायर जो होना चाहिए वो दो साइडों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7.1 का बेस हो गया जो हमें इसमें बताना था। पहले मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया, डिस्टेंस फॉर्मूला हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो आप डी इक्वस टू अंडर रूट x1 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाओ, या डी इक्वस टू आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगाओ। मतलब अगर कोऑर्डिनेट आगे पीछे हो जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उस पर स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद फिर आपको मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला किसी पॉइंट के डिस्टेंस ओरिजिन से किसी पॉइंट के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर बताया आपको कि कोऑर्डिनेटरों को हम कैसे बता सकते हैं कि ये हमारा पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, वो हमें जब इक्वल दिखा देंगे तब जाके हम कह सकते हैं कि ये हमारा रेक्टेंगल है या कोई भी कोऑर्डिनेटर है। उसके बाद मैंने आपको इसका बताया था ट्रायंगल की, अगर आपको कोई भी टाइप का ट्रायंगल बताना हो तो उसके लिए हमें क्या क्या दिखाना पड़ेगा, तो वो मैंने आपको बता दिया। और बाकी मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पड़ा, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो हमारी ये हो गया और ज्योमेट्री का मतलब जब हम इनको मिला देते हैं तो जो हमारी शेप बनती है वो हमारी आ जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये 7.1 का भी बेस हो गया, पूरे चैप्टर 7.1 का बेस हो गया हमारा। अब 7.2 में हमारा क्या है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता चल रहा हूँ। देखो 7.1 में क्या हमारे कि दो पॉइंट्स हैं, एक हमारा हो गया x1 y1 और दूसरा हमारा क्या हो गया x2 y2। तो इन दो पॉइंटों को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन को एक पॉइंट क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। अब वो पॉइंट क्या करता है, लाइन को अंदर से भी डिवाइड करता है और लाइन को बाहर से डिवाइड करता है। तो अंदर से हमने उस पॉइंट को मान लिया P
और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कि वो हमारे क्या है, x, y है। अब इस P पॉइंट ने लाइन को जो डिवाइड किया तो वो हमारा क्या m1 और m2 पार्ट में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दिया m1, इसको m1 बोलेंगे और इस वाले को क्या बोलेंगे, m2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो m1 और m2 दे रखा होगा ये ऑलवेज आपका रेशियो में दे रखा होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब अगर हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। अब देखो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला जो हमारा होता है ये हमारा दो टाइप से होता है। एक तो हमारा क्या होता है, पॉइंट अगर लाइन के अंदर से डिवाइड कर रहा है तो इसको तो बोलते हैं इंटरनल सेक्शन। अगर यही पॉइंट क्या होता है, लाइन को बाहर से डिवाइड करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सटर्नल सेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे आपके जो सिलेबस में है वो इंटरनल सेक्शन है, तो मैं सिर्फ आपको इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इंटरनल सेक्शन हमारा है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P जो पॉइंट है x, y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा m1। अब यहाँ पे आप थोड़ा देखो, m1 के साथ हमारा आएगा x2, m1 के साथ हमारा क्या आएगा, x2 आएगा, प्लस फिर m2, m2 के साथ हमारा क्या आएगा, x1, m2 x1। ठीक है, अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा, कॉमा, ये हो गया x के लिए। y के लिए हमारा क्या हो जाएगा, m1 के साथ आ जाएगा y2 प्लस m2 y1, अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया। अब देखो फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान है, जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और जब x के लिए है तो x का x2 आएगा और x का x1 आएगा। और वही अगर फॉर्मूला हमारा y के लिए होगा तो y के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 के जगह पे 2, 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा। अब इसमें क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो x है वो हमारा क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, या y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हो गया, ये x हो गया और ये हमारा y हो गया। अब मैं आपको साथ के साथ ये बता दे रहा हूँ एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। जैसे बहुत आसान है, वैसे है नहीं सिलेबस में ये आपके, लेकिन बस फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं। x, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। तो ये हमारा होता है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जहाँ प्लस था वहाँ पे हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यही फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला बन गया। अब इसमें हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया हमारा। अब इसमें आपका आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको चलो सेकंड ले लो। थर्ड हमारा क्या आ गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, इसको भी लिख लो हिंदी में, आंतरिक विभाजन सूत्र। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मध्य बिंदु सूत्र। देखो जैसे ये लाइन है हमारी, इसके हमने ए बी ये ले लिया, x1 y1, ये क्या हो गया, x2 y2 आ गया। यहाँ पे हमारा P कोई पॉइंट है, इसको मान लिया x, y। अब ये जो P पॉइंट होगा ये हमारा मिड पॉइंट कब होगा, जब AP और PB क्या होगी, हमारी इक्वल होगी, मतलब AP की डिस्टेंस और PB की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हमारा P जो होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाएगा। या आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये m1 और m2, अगर m1 और m2 हमारे क्या है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये P जो हमारा है मिड पॉइंट है।
पी जो हमारा क्या है मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या होता है एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू। अब देखो यहीं पे अगर आप रखोगे कि जब m1 और m2 हमारे क्या हो गए बराबर हो जाएंगे, तो ये हमारा जो फॉर्मूला बनेगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आ गया। इसको आप लिख भी सकते हो कि ये x के लिए होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होता है, और y के लिए हमारा क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होता है। तो ये हमारा बन गया मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा आ गया। उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा, अब ये हमारा ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, इसे x1 कॉमा y1 ले लो, इसे x2 कॉमा y2 ले लो, और ये x3 कॉमा y3 ले लो। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है ट्रायंगल का एरिया, फिर भी मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। आप इसके फॉर्मूले वगैरह कर लेना, ताकि आपको आने वाले जो क्लास है अगर उसमें कभी आपका ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला वगैरह कुछ दिया जाता है, पूछा जाता है, तो एटलीस्ट ये तो पता हो कि हाँ हमने ये कर रखा है, हमें ये पता है इसके बारे में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने से 1/2, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा x1 y2 माइनस y3, बोले तो 23 प्लस x2, इसको क्या बोलेंगे 31 प्लस x3, और इसे क्या बोलेंगे 12, y1 माइनस y2। तो इसको याद करने का तरीका बड़ा आसान है, 23 31 12। 23 का मतलब क्या y2 माइनस y3, 31 का मतलब y3 माइनस y1, और 12 का मतलब y1 माइनस y2। बाकी पहले वाले में x1 लगाना, दूसरे वाले में x2 लगाना, तीसरे वाले में x3 लगा देना। तो ये हमारा ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। अब अगर मान के चलो कि ट्रायंगल के सभी पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे हो, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे हैं, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे होते तो वो पॉइंट्स हमारे क्या कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं। अब ये पॉइंट्स कोलिनियर, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया तो इनका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। या तो आप इसे क्या करोगे, एक तो ये याद कर लेना, या आप इसको प्रूव करने के लिए कर लेना कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं अगर हमारे पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या आ गया, तो आपका जो हो गया एक तो 4 5, तो ये 5वां फॉर्मूला बन जाएगा, ये 6ठा हो जाएगा। अब 7वां देखो हमारा क्या आ गया कि अगर आपको ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है, जैसे ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, यहाँ पे ले रहे हैं हम, ये वाला पॉइंट, इसको हमने ले लिया x, y, इससे आप चाहे तो वो ले लो। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ये देखो कि ये जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे x, y है, यहाँ पे आप ले लो x1, y1, इस x2, y2 ले लो, और ये हो गया x3, y3। तो ये पॉइंट्स हमारा क्या है, सेंट्रोइड है। तो ये सेंट्रोइड होता क्या है, ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड क्या होता है कि ये जो हमने लाइन खींची है, जैसे यहाँ से आप ले लो
ये हमारा क्या हो गया, ई ले लो, इसको आप एफ ले लो, इसको आप क्या ले लो, जी ले लो। तो यहाँ पे ये जो ई एफ जी है, ये तो हमारे क्या है, ये जो ट्रायंगल की जो साइड्स है इनके मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, और मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, मीडियन। तो मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहलाता है। तो सेंट्रोइड के हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो, सेंट्रोइड सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा x, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ये आ गया हमारा, ठीक है ना। अगर हमें क्या करना है, ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है, तो इनका जो फर्स्ट जो हमारा x वाला जो कोऑर्डिनेट है, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो। इसका सेकंड जो कोऑर्डिनेट y1 y2 y3, इनको तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इस चैप्टर का बेसिक हो गया। अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो मेरे को कि हाँ मुझे समझ में आया है, या आपको नहीं समझ में तो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। ऐसे मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा, और हो सकता है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा टाइम का थोड़ा इश्यू है, तो इस चक्कर में। और बाकी मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो वीडियो अगर नहीं अपलोड कर रहा हूँ तो उसके लिए ये मत सोचना कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। थैंक यू।